यूट्यूबर मौसी की कहानियों में आप सब किस्से कहानियाँ सुनने वालों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे फ्रेंच लेखक गाय डी मोपासां की एक कहानी जिसको अंग्रेजी में द नेकलेस के नाम से प्रकाशित किया गया था और हिंदी में जिसे परिवर्तन नाम से हम सुनेंगे। मोपासां का जन्म 5 अगस्त 1850 को फ्रांस में हुआ था। ये एक धनी परिवार में जन्मे थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर में ही हुई। मोपासां अपनी एक अलग शैली और फ्रांसीसी जीवन से जुड़ी कहानियों के लिए जाने जाते हैं, विशेषकर अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए। और ये कहानी उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसके साथ ही साथ आप जब किसी भी लेखक की कहानियाँ सुनते हैं और पढ़ते हैं तब आप उस लेखक की भावनाओं और विचारों को तो समझते ही हैं, साथ ही साथ आप उस समय की परिस्थितियों और घटनाओं को भी समझते हैं। आप वहाँ के लोगों के रहन सहन को भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे फ्रांस में और जानेंगे कि 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी परिवर्तन। वह बाला उन रूपमती आकर्षक नव बालाओं में से एक थी जो दुर्भाग्य के प्रहार के कारण एक लिपिक के घर जन्मी थी। उसके पास दहेज हेतु कोई धन, कोई उम्मीद, नामचीन होने का एक भी ऐसा जतन या विकल्प नहीं था कि उसे किसी प्रसिद्ध या अमीर व्यक्ति द्वारा देखा जाए और पसंद किया जाए। उसने स्वयं ही एक सामान्य लिपिक से शादी कर ली जो लोक शिक्षण मंत्रालय में सेवक था। वह बेहद सरल स्वभाव की थी, इतनी सरल कि खुद को भी नहीं चाह सकती थी। और औरतें वहाँ किसी जाति, वर्ग, आकर्षण या सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों, उसकी नारीजन्य व्यवहार कुशलता और नारीत्व के गुणों से ही परखी जाती हैं कि वे किस समूह से रिश्ता रखती हैं। वही गुण उन्हें बेहद इज्जतदार पत्नियों की भांति बेहतर बेटियां भी बनाते हैं। वो खुद को हमेशा हीन भावना से ग्रस्त पाती। उसे लगता गोया वो जिंदगी में मिलने वाले तमाम सुखों के लिए ही जन्मी है, लेकिन अपने घर की विपन्नता, खाली दीवारें, गंदी कुर्सियों व साधारण पर्दों के कारण व्यथित रहती थी। कोई अन्य सामान्य स्त्री होती तो वो इन सामानों पर खास ध्यान नहीं देती और ना ही स्वयं को इस प्रकार से दुखी बनाए रखती। जिसने भी उसके छोटे घर का निर्माण किया था उसके विषय में सोच सोच कर वो गुस्से से भर उठती थी। तमाम दिन वो लुभावने दिवा स्वप्नों में मगन रहती। वो देखा करती बड़े और विशालकाय कमरे जिनमें पुराने विख्यात चित्रकारों की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लटकी हैं, बड़े बड़े आकर्षक फानूसों से, रोशन यंत्रों से गरमाते हुए कमरे की उष्णता में वो नींद ले रही हो। उसके बड़े कक्ष रेशम के लंबे व मूल्यवान भारी पर्दों, कलात्मक व आकर्षक फर्नीचरों से सजे हैं, जिनमें छोटे छोटे महकते छोटे कमरे हैं जिनमें बैठकर वो शाम के 5 बजे ऐसे विशिष्ट लोगों से बात करे जो अपने क्षेत्र में विख्यात हों, जिनके पीछे नव यौवनाएं दीवानी हों, उनसे मिलने की इच्छा रखती हों। वह भोजन की गोल मेज पर, जिसका मेजपोश गत 3 दिनों से परिवर्तित नहीं किया गया था, अपने पति के पास बैठी थी। उसके पति ने उस पर पड़े धब्बों को छिपाते हुए कहा, प्रिय, मैं इसे बेहतर नहीं मानता। और फिर से वो अगले ही पल चांदी के चमकते बर्तनों में होने वाले विशाल डिनर की कल्पना में डूब जाती। वो सोचने लगी सुंदर, आकर्षक, नक्काशी युक्त प्लेटों में परोसे जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों के बारे में। गुलाबी छटा युक्त चिकन मीट खाते वक्त
पौराणिक देवताओं की भांति मुस्कान सजाए वह बुलाए गए अतिथियों की सरगोशियों के बारे में विचार करने लगी। उसके पास ना बढ़िया फ्रॉक थी और ना ही बढ़िया आभूषण। वो महज उन्हीं वस्तुओं से प्रेम करती थी। उसे प्रतीत होता था कि उसका जन्म ऐसी ही वस्तुओं के उपयोग हेतु हुआ है। उसे तीव्र इच्छा थी कि अनेक लोग उससे मिले, बातें करें, उसे प्रसन्न रखें। वो सदैव प्रसन्न चित्त, चुस्त व जवान बनी रहे। उसकी एक अमीर सहेली थी जो बचपन में उसके साथ पढ़ी थी, लेकिन जिसे वो मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी वो उससे मिलकर लौटती तो तमाम दिन वो अपने जीवन में व्याप्त दुख, वेदना व अपनी कमियों के लिए सोच सोच कर रोती बिलखती रहती। एक दिन शाम को उसका पति हाथ में एक बड़ा लिफाफा था में प्रसन्नता से घर लौटा। देखो, वो बड़े उमंग से बोला, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसने शीघ्रता से लिफाफा खोला, फिर एक छपा हुआ निमंत्रण पत्र निकाला जिसमें लिखे शब्द थे, सोमवार दिनांक 18 जनवरी को शिक्षा मंत्री एवं उनकी धर्मपत्नी अपने आवास पर श्रीमान एवं श्रीमती लॉसेल को सह नृत्य एवं भोज पर सादर निमंत्रित करते हैं। जैसा कि उसके पति ने कल्पना की थी, उसके सर्वथा खिलाफ बड़ी हिकारत से वो आमंत्रण पत्र मेज पर फेंकते हुए बुदबुदाई, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ये सब मुझे बेहद अच्छा लगता है? किंतु डियर, मैं तो समझ रहा था कि ये इनविटेशन तुम्हें खुश कर देगा। तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और ये अवसर है, सुनहरा अवसर, और मुझे इसे हासिल करने में बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ी। प्रत्येक शख्स ये निमंत्रण प्राप्त करना चाह रहा था, किंतु ये बहुत ही निजी, विशिष्ट लोगों को ही दिया गया है। वहीं कार्य करने वाले लोगों को भी नहीं दिया गया है। तुम वहाँ हमारे विभाग के तमाम लोगों को एक साथ देख सकोगी, सबसे भेंट कर सकोगी। उसने उलाहना देती हुई नजरों से देखा और अधीरता से कहा, तुम क्या सोचते हो, क्या मैं वहाँ ऐसे कपड़ों में जाऊंगी? उसने इस विषय में कभी विचारा भी न था। उसने दिलासा दी, क्यों, थिएटर जाते वक्त तुम जो ड्रेस पहनती हो उसमें तो तुम बहुत सुंदर और आकर्षक लगती हो। वो अपनी पत्नी के आंसू देखकर उलझन में पड़ गया। आंखों की कोर से दो बड़े बड़े आंसू उसके होठों के पास गिर पड़े। वो बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार बोल पाया, क्या बात है, आखिर बात क्या है? बड़ी मुश्किल से वो स्वयं को संभाल सकी। आंसुओं से भीगे गाल पोंछते हुए उसने बड़ी मध्यम आवाज में जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरे पास पहनने के लिए सुंदर ड्रेस नहीं है, अतः मैं इस अवसर पर नहीं जा सकूंगी। अधिक बेहतर हो कि तुम ये इनविटेशन अपने किसी ऐसे मित्र को दे दो जिसकी पत्नी ऐसे अवसरों पर पहुंचने के लिए मुझसे ज़्यादा धनवान हो, जिसके पास अच्छी ड्रेसेस भी हों। वो उदास हो गया। फिर भी उसने कहा, तनिक ये तो सोचो मैथल्ट, एक सुंदर कीमती पोशाक पर कितना व्यय होगा जिसे हम कभी किसी और कार्य के लिए बचा सकते हैं। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। मैथल्ट ने कुछ पल सोचा, फिर अपने पति, एक असंचयी सामान्य लिपिक की हैसियत का अंदाजा लगाते हुए उसने इतना व्यय करवाना चाहा जिसे कि उसका पति इनकार नहीं करता। उसने संकोच के साथ कहा, मैं ठीक ठाक तो नहीं बता सकती, किंतु मुझे लगता है कि लगभग न्यूनतम 400 फ्रैंक से काम हो जाएगा। कुछ समय के लिए वो उलझन में फंस गया, क्योंकि उसने तकरीबन इतनी ही रकम एक छोटी सी बंदूक खरीदने के लिए बचा रखी थी, ताकि वो आगामी गर्मी तक अपने मित्रों के साथ किसी शिकारी दल में शरीक हो सके, जो पिछले रविवार ही पक्षियों का शिकार करने गए थे। फिर भी मन मसोस कर उसने उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा, किंतु तुम एक बेहतरीन पोशाक सिलवाने का प्रयास करना। आखिरकार सह नृत्य का दिन करीब आ गया। मैडम लॉसेल अब भी उत्तेजित और उद्विग्न नजर आ रही थी। अंततः उसकी नई ड्रेस तकरीबन तैयार हो गई थी। एक शाम उसके पति ने पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? पिछले 2-3 दिनों से तुम कुछ अनमनी सी लग रही हो। तुम्हारा व्यवहार भी विचित्र सा है।
किसी प्रकार उसने जवाब दिया, सच में मैं दुखी हूँ कि मेरे पास एक भी गहना नहीं है, स्वयं को सजाने के लिए एक भी नहीं। मैं इतने बड़े अवसर पर कितनी सोनी लगूंगी। इससे बेहतर होता कि मैं जाना ही स्वीकार न करूं। उसने परामर्श दिया, तुम कुछ ताजे फूल पहन लेना, इस मौसम में फूल बड़े खिले हुए रहते हैं। लगभग 10 फ्रैंक में तुम कोई 2-3 अच्छे गुलाब ले सकती हो। लेकिन वो राजी नहीं हुई। नहीं, उसने जवाब दिया, क्या ये बेहद ठेस लगने वाली बात नहीं होगी कि मैं रईस बड़े बड़े लोगों की पत्नियों के बीच सोनी सोनी लगूं। इस पर उसका पति चीख उठा, हम भी बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। अच्छा हो कि तुम अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर के घर जाओ और उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हें कुछ आभूषण थोड़ी देर के लिए उधार दे दें, केवल इस फंक्शन के लिए, केवल इस अवसर हेतु। तुम्हारी तो उनसे गहरी दोस्ती है ना। वो एक नई उम्मीद से झूम उठी, ये वाकई एक अच्छा विकल्प है। अरे, मैंने तो इस विषय में सोचा ही नहीं था। अगले दिन वो स्वयं अपनी सखी के घर पहुंची और उससे अपनी समस्या कह सुनाई। मैडम फॉरेस्टर सब कुछ जानकर अपने शीशे की अलमारी के करीब पहुंची। उसमें से आभूषण का एक बड़ा डिब्बा निकाल लाई और अपनी सहेली के सामने उसे खोलकर बड़े लगाव से कह उठी, इसमें से कुछ भी ले सकती हो डियर। सर्वप्रथम उसने कंगन देखे, फिर मोतियों का एक हार देखा, फिर एक शानदार नक्काशी किए हुए क्रॉस पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उन तमाम आभूषणों को पहन पहन कर खुद को शीशे में देखा। वो असमंजस में थी, ना तो वो कुछ ले पाने की स्थिति में थी और ना ही कुछ छोड़ सकने की स्थिति में। तब उसने पूछा, क्या इन सब के अलावा आपके पास कुछ अन्य आभूषण नहीं है? क्यों नहीं, हाँ, तुम स्वयं ही देख लो, मैं कह नहीं सकती कि तुम्हें क्या अच्छा लगे। और अंत में मैडम लॉसेल ने काले रेशम के एक डिब्बे में लिपटा एक अनोखा हीरो का हार देखा। एक विलक्षण लालच से उसका हृदय धड़कने लगा। जैसे ही उसने उसे उठाया, प्रसन्नता से उसके हाथ फड़कने लगे। अपनी पोशाक के ऊपर उसने उसे गले पर लगा कर देखा। वो पगला गई, खो गई। आखिर में बेहद सकुचाहट के साथ उसने पूछा, क्या ये हार आप मुझे उधार दे सकती हैं? महज यही। हाँ हाँ, जरूर, तुम खुशी से ले जा सकती हो। वो मारे उत्तेजना व प्रसन्नता के अपनी मित्र के गले से लिपट गई, उसे अंक में भर लिया और फिर अपने अनोखे उपहार के साथ वापस आ गई। सह नृत्य का तय दिन भी आ गया। मैडम लॉसेल को वो नृत्य बेहद पसंद आया। नृत्य फलीभूत भी हुआ। वहां मौजूद तमाम मेहमानों में वो सर्वाधिक आकर्षक, प्रसन्नचित्त एवं प्रफुल्लित लग रही थी। प्रत्येक शख्स ने उसे देखा, उसका नाम पूछा, उससे भेंट करने की इच्छा जाहिर की। मंत्रिमंडल के हर सदस्य ने उसके साथ नाचने की इच्छा प्रकट की। खुद शिक्षा मंत्री ने निजी रूप से उस पर ध्यान दिया। अपनी खूबसूरती की विजयश्री के प्रतीक स्वरूप अपनी अनोखी कामयाबी पर वो एक उड़ते हुए खुशी के बादल की भांति थी, जो विशिष्ट अवसर पर आ गया हो। अपनी तमाम प्रसन्नतापूर्ण महत्वाकांक्षाओं हेतु एक स्त्री को रास आने वाली तमाम प्रिय भावनाओं से निमग्न हो, खुशी से पगलाकर बिना कुछ अन्य सोचे बेहद उत्साह से भरकर उसने नृत्य किया। वे लगभग 4 बजे सुबह घर लौटे। उत्सव के वक्त उसका पति एक कोने में अर्धरात्रि पश्चात अधजगा अलसाया सा 3 दूसरे पुरुषों के साथ बैठा था, जिनकी पत्नियां भी अपने आप में ही खोई हुई थी। नित्य प्रति के सामान्य वस्त्रों पर उसने साधारण सा ओवरकोट डाल रखा था। ओवरकोट के सादेपन और विशिष्ट अवसरों पर पहने जाने वाले वस्त्रों की शोभा में उल्लेख योग्य अंतर था। उसने इस स्थिति को समझ लिया कि दूसरी स्त्रियां जो मूल्यवान वस्त्रों से अटी पड़ी थीं, कहीं उसकी सही स्थिति को पहचान न लें। उसने लौटने में शीघ्रता की। लॉसेल ने उसे प्यार से रोक लिया। तनिक रुको, बाहर लौटने में तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मैं कोई वाहन बुला लेता हूँ।
किंतु उसने ये सब नहीं सुना। शीघ्रता से सीढ़ियां उतर गई। जब वे सड़क पर थे तो उन्होंने वहां कोई वाहन नहीं पाया। वे इंतजार करने लगे। तभी दूर से जाते हुए एक वाहन के कोचवान को आवाज लगाई। सर्दी से कांपते, रात के जागे थके वो फुटपाथ पर आगे बढ़ते गए। अंततः अगले चौराहे पर उन्हें एक साधन मिल गया। जैसा कि गरीब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर रहम खाकर शर्मिंदा होकर वो पेरिस की सड़कों पर आधी रात के पश्चात ही मिलना सुनिश्चित है। वो वाहन उन्हें उनके घर के सामने ले गया। थके हारे वे किसी प्रकार अपने घर पहुंचे। अब उन्हें शांति और सुकून मिला था। उसके पति को याद हो आया कि उसे प्रातः 10 बजे तक कार्यालय भी पहुंचना था। इस अभूतपूर्व मौके की अपनी कामयाबी के नशे में चूर अपनी खूबसूरती को आखिरी बार देखने की गरज से आईने के सम्मुख खड़ी होकर उसने अपना ओवरकोट उतारा। तभी एक चीख सी उसके गले से फूट पड़ी। उसका अनमोल खूबसूरत हार गले से गायब था। उसका पति जो आधे वस्त्र उतार चुका था, उसने पूछा, क्या बात है? वो शीघ्रता से उसकी तरफ पलटकर बोली, मेरे पास अब मैडम फ्रॉस्टियर का वो हार नहीं रह गया है। उसे यकीन नहीं हुआ। क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद उसने अपने वस्त्रों की तह में, आलों में, जेबों में, प्रत्येक जगह हार को ढूंढ मारा, लेकिन वो उसे नहीं पा सके। उसने फिर से पूछा, तुम्हें भली प्रकार से याद है कि लौटने के पूर्व तुम उसे पहने हुई थी? हाँ हाँ, मुझे पूरी तरह से याद है कि जब हम मंत्री जी के घर से बाहर आए थे तब मैंने उसे अपने गले पर महसूस किया था। लेकिन वो रास्ते में गिरा होता तो उसके गिरने की आवाज़ जरूर होती। जरूर ही हार वाहन में रह गया होगा। हाँ, ये भी मुमकिन है। तुमने उस वाहन का नंबर देखा था? नहीं। और तुम, क्या तुमने पढ़ा था? क्या नंबर था? नहीं। वे लोग एक दूसरे को बुझे हुए चेहरे से निरख रहे थे। अंत में मिस्टर लॉसेल ने पुनः कपड़े पहने। मैं जा रहा हूँ, वो बोला। जिस फुटपाथ पर हम पैदल चले थे मैं वहाँ देखने जा रहा हूँ, शायद वहाँ पड़ा मिल जाए। वो चला गया। मैडम लॉसेल रात्रि के शयन वस्त्रों में सन्न बैठी रही। उसमें अब बिस्तर तक भी जाने का हौसला नहीं रह गया था। वो बिना सोचे, बिना किसी भाव के, बिना कोशिश के करीब रखी आराम कुर्सी पर लुढ़क गई। 7 बजे सुबह के करीब उसका पति पुनः लौटा। उसे हार नहीं मिला था। वो पुलिस के दफ्तर में गया, वाहन कार्यालय में गया, अखबार में इश्तिहार दिया कि हार लौटाने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। अर्थात उन्होंने वो तमाम प्रयास किए जिनसे उन्हें हार मिलने की तनिक भी उम्मीद हो सकती थी। इस भयावह दुर्घटना के पश्चात वो तमाम दिन गुमसुम खामोश बैठी रही। संध्या को लॉसेल कार्यालय से थका मांदा मुंह लटकाए घर लौटा। हार अब तक भी नहीं मिला था। वो बोला, अब बेहद आवश्यक हो गया है कि तुम अपने मित्र को लिख दो कि तुमसे भूलवश हार का कुंडा उखड़ गया है और तुम बहुत जल्दी उसे बनवाकर उन्हें लौटा दोगी। इस प्रकार हमें इस संगीन स्थिति से बाहर आने का समय और अवसर मिल जाएगा। उसके पति ने जिस प्रकार लिखवाया था वैसा ही उसने अक्षरशः अपनी पुरानी दोस्त को लिख दिया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने हौसला खो दिया। वो तमाम उम्मीदें हार चुके थे। 5 साल बड़े लॉसेल ने परामर्श दिया, हिम्मत बंधाई। इस हार को लौटाने के लिए हमें कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन उन्होंने उस डिब्बे को खोला जिसमें वो हार आया था। उस पर जौहरी की दुकान का पता लिखा था। उसे पढ़कर वो उस दुकान पर गए। उसने अपनी बिक्री की पुस्तकें देखकर कहा, ये हार मेरी दुकान से नहीं बेचा गया। मैंने तो महज उसे रखने मात्र के लिए डिब्बा ही बना कर दिया था। उसके बाद वे एक एक करके कई सुनारों की दुकान पर गए और अपनी याददाश्त के अनुसार वैसे ही हार की मांग की। आखिर में हताशा और थकान के कारण दोनों की हिम्मत जाती रही। पैलेस रॉयल की दुकान पर उन्हें हीरों का एक हार एकदम वैसा ही लगा जैसा कि उनके हाथों खो चुका था। उसकी कीमत लगभग 40,000 फ्रैंक थी। अधिकतम रियायत करके वे उसे 36,000 फ्रैंक में ले सकते थे। लॉसेल के पास इसकी आधी रकम थी जो उसके पिता ने वसीयत के रूप में
छोड़ी थी। शेष रकम उसने उधार से इकट्ठा की। किसी से 1000 मांगे, किसी से 500 मांगे। उसने हर एक से प्रार्थना की, सभी को कर्ज शीघ्र अदा करने का भरोसा भी दिया और जहाँ तहाँ से ब्याज पर धन प्राप्त हो सकता था उन सभी साहूकारों से भी उधार लिया। पूरा जोर लगाकर धन का प्रबंध किया गया। इस प्रकार से हस्ताक्षर कर खुद को गिरवी रख दिया, बिना ये सोचे कि वो उसे अदा भी कर सकते हैं या नहीं। भावी स्याह चिंताओं से युक्त, आने वाली परेशानियों से त्रस्त, अपने पेट को काटकर अपनी मानसिक अवस्था को काबू कर लॉसेल पति पत्नी ने जौहरी की दुकान पर हार की पूरी कीमत जमा कर हीरों का नया हार पाने के लिए जौहरी की दुकान का रुख किया और वहां पहुंच गए। जब मैडम लॉसेल ने मैडम फॉरेस्टियर को हीरों का हार लौटाया तो उसने तनिक सूखे स्वर में व्यंग करते हुए कहा, तुम्हें इसे मुझे जल्दी लौटा देना था, क्योंकि मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। उसने वो नया डिब्बा खोला जिसके लिए मैडम लॉसेल डर रही थी कि नए हार को देखकर वो जाने क्या सोचेगी, वो क्या कहेगी। उसे संदेह तो नहीं हो गया है कि मैंने असली पुराना हार चोरी कर लिया है या बदलकर ये नया उसमें रख दिया है। मैडम लॉसेल ने अब अपनी ज़रूरतों में होने वाली कमी की वास्तविक स्थिति का एहसास भी किया, किंतु उसने बेहद धैर्य व बहादुरी से स्थिति का सामना किया। वो संपूर्ण और अथाह कर्ज उसे उन सभी को किसी प्रकार लौटाना जरूर था। वो उसे अवश्य लौटाएगी और शीघ्र ही सबका उधार चुकता कर देगी। उसने अपनी नौकरानी हटा दी, कम किराए वाला मकान लिया। उस नए मकान के भी अन्य कमरे किराए पर दूसरों को दे दिए। उसने गृहस्थी की सभी चीज़ों में किफ़ायत करना सीखा। खाना बनाने का काम स्वयं करने लगी। अपने खूबसूरत गुलाबी नाखूनों की सहायता से चिकनाई लगी तश्तरियाँ और बर्तनों की पैंदी को खुरचकर वो स्वयं हाथों से साफ करती। रेशम के कपड़े, मेजपोश, पर्दे, शमीज़ें, वो तमाम वस्त्र स्वयं अपने हाथों से धोती, जिन्हें वो तार पर सूखने को भी डालती। उसने पानी लाने वाले की भी छुट्टी कर दी और खुद नीचे सड़क पर उतरकर प्रत्येक सुबह स्वयं पानी भरने जाने लगी। जीने के प्रत्येक मोड़ पर सांस लेने के लिए रुका करती। उसने सामान्य लोगों की पत्नियों की भांति वस्त्र पहनने आरंभ कर दिए। खुद अपने हाथों से डलिया उठाए किराने वाले, मांस वाले तथा फल बेचने वालों की दुकान पर जाने लगी, ताकि अपनी सीमित पूंजी का एक एक पैसा बचाया जा सके। पति किसी व्यापारी के खातों को ठीक करने के अतिरिक्त कार्य करता और रात्रि में प्रायः 5 सिक्के प्रति पृष्ठ की दर से नकल का कार्य भी किया करता। इस तरह उसकी शारीरिक प्रवृत्ति ऐसी मजबूत कार्य करने वाली परिश्रमी स्त्री की भांति हो गई थी। उसके बाल ढंग से संवारे नहीं गए थे, उसकी पोशाक भी मटमैली हो गई थी, उसके हाथ खुरदुरे हुए, आवाज़ भी कुछ कर्कश हो गई थी। वो पानी की तेज बौछार से घर के फर्श धोया करती, किंतु कभी कभार जब उसका पति कार्यालय में रहता तो वो खामोश उदास होकर खिड़की के पास बैठ जाती थी। गुजरी हुई उस शाम को, उस सह नृत्य को याद करती, उस सह नृत्य की जिसमें वही सबसे अधिक सुंदर और पसंद की जाने वाली महिला रही थी। यदि वो हीरो का हार नहीं खोती तो क्या होता, कौन जानता था, कौन जानता था। जीवन कितना विचित्र, अनिश्चित और परिवर्तनशील है। कोई मामूली बात भी किसी की जिंदगी को कितना सवार अथवा बिगाड़ सकती है। एक संडे को जब वे हफ्ते भर की थकावट दूर करने के लिए चैम्प्स एलिसिस में भ्रमण कर रहे थे, अचानक उन्हें एक स्त्री की झलक मिली जो एक बच्चे के साथ जा रही थी। वो मैडम फॉरेस्टियर थी, जो अब भी पूरी तरह युवा, आकर्षक और हसीन लग रही थी। मैडम लॉसेल सोच में पड़ गई, वो उससे बातचीत करे या नहीं। फिर उसने बोलने का निश्चय किया, क्योंकि वो हार की कीमत अदा कर चुकी थी। उसने सोचा कि वो इस बारे में चर्चा करेगी। क्यों नहीं, वो उसके करीब गई। जेनी, गुड डे, आपका दिन शुभ हो। दूसरी स्त्री चकित रह गई और उसने मैडम लॉसेल को कतई नहीं पहचाना। लेकिन मैडम, मैं आपको नहीं जानती, आपसे कोई गलती हुई है। नहीं नहीं, मैं मैडम लॉसेल हूँ। सहेली के मुंह से आह निकली। ओह मेरी बेचारी सखी, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हाँ, जब मैं तुमसे मिली उसके बाद हमारे कुछ दिन बेहद बुरे गुजरे थे और ये सब तुम्हारे कारण से घटा है। मेरे कारण? वो किस तरह से?
तुम्हें उस हीरो के हार की तो भली प्रकार से याद होगी जिसे तुमने मुझे मंत्री के घर पहनकर जाने के लिए उधार दिया था। हाँ हाँ, वो तो मुझे खूब अच्छी तरह से याद है। हाँ, वही हार मुझसे वास्तव में खो गया था। वो कैसे? तुमने तो वो मुझे वापस कर दिया था। मैंने वो नहीं, ठीक वैसा ही दूसरा हार लौटाया था और उसकी कीमत की पूर्ति करने के लिए हमें अपने जीवन के 10 कीमती साल गिरवी रखने पड़े। तुम कुछ कल्पना कर सकती हो कि वो हमारे लिए कितना कठिन था, जिसके पास कुछ भी नहीं था। पर अंत में मैं प्रसन्न हूँ कि सारा का सारा उधार चुक गया और हमारा दायित्व तो पूरा हो गया। मैडम फॉरेस्टियर कुछ देर के लिए रुकी और फिर बोली, तुम कह रही हो कि तुमने मेरे हार के बदले में हीरो का एक नया हार खरीदकर मुझे दिया था? हाँ, उस वक्त तुम पहचान नहीं सकी, वो एकदम पहले हार जैसा ही था। इतना कहकर मैडम लॉसेल गर्व से निश्चिंत होकर धीरे से मुस्कुराई। ये सब सुनकर मैडम फॉरेस्टियर को बड़ा धक्का सा लगा और उसने बेहद करुणा से सामने वाली के दोनों हाथ थाम लिए। ओह मेरे प्रिय सखी, माय डियर फ्रेंड, मेरे हीरो का हार तो नकली था और उसकी कीमत कोई 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये थी मोपांसा जी की एक बेहद खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी। दुनिया की कुछ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरीज यानी संक्षिप्त कहानियों में ये कहानी बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है और कहीं ना कहीं ये हमें एक शिक्षा भी देती है कि हम ऐसी चीज़ों के पीछे पागल होकर अपने जीवन का बहुमूल्य समय गंवा देते हैं, वास्तव में जिनकी ना हमें आवश्यकता होती है और ना ही वो हमारे जीवन पर कुछ सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। और हाँ, अगर वो अपनी सहेली से सारी बात सच सच बता देती तो शायद उसे 10 साल का ये लंबा इतना परेशानी भरा समय गुजारना ना पड़ता। खूबसूरती कपड़ों से, गहनों से या सजावट के सामानों से नहीं आती। खूबसूरती तो आपके अंदर ही छुपी होती है। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, रूप छुपा तोरे मन में। बने रहिए यूट्यूबर मौसीकी कहानियों के साथ और सुनते रहिए ऐसी ही देश विदेश की बहुत ही मनोरंजक और दिल को छू लेने वाली सुंदर कहानियाँ। कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत उत्साहवर्धन होता है। थैंक यू वेरी मच।